नमस्कार। अपना एमपी में सबसे पहले बात उपचुनाव की जंग की। श्योपुर में जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। गांव वालों ने कहा कि हर जगह घर घर नल लग रहे हैं और हमारे यहां पानी की किल्लत हो रही है। विरोध करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि रामनिवास रावत विजयपुर के हुल्लपुर गांव में जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। पूरी पाइपलाइन खुदी पड़ी है हुल्लपुर गांव में। अभी लाइव चालू कर देना है। पूरी पाइपलाइन खुदी पड़ी है हुल्लपुर गांव में। अभी लाइव चालू कर देना है। पूरी पाइपलाइन खुदी पड़ी है हुल्लपुर गांव में। अभी दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। दीपक, इस वीडियो के बारे में भी बताएं और जो समस्या बताई जा रही है, क्या वाकई इस तरह की स्थितियां हैं हुल्लपुर में? दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह की समस्या ग्रामीणों के द्वारा बताई गई है, वाकई में ऐसी समस्या हुल्लपुर गांव में है। वहां पर पाइपलाइन फूटी हुई है। इस वजह से घर घर जो नल पहुंचने का नहीं पहुंचता पानी, ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर के ग्रामीणों ने मंत्री रामनिवास रावत जब गांव में पहुंचे थे तो विरोध जताया था। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि दूसरी जगह पर नल जल योजना के माध्यम से घर घर नल से पानी पहुंचता है और हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कत हो रही है। उनकी शिकायत भी जायज है, क्योंकि इस क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे हैं रामनिवास रावत। अब बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसे लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने महिलाओं को रोक करके कहा कि आपकी समस्या का समाधान कराएगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि हमने इस जगह पर मंत्री जी को बिठाया है और हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा की शिकायत तो करेंगे ही सही। अब वीडियो वायरल हो रहा है और चुनाव में ये वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी इसे लेकर के अब सवाल खड़े कर रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस वायरल वीडियो को लेकर और हुल्लपुर गांव की समस्या को लेकर। पूरी पाइपलाइन खुदी पड़ी है हुल्लपुर गांव में। अभी लाइव चालू कर देना है। और इधर मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली की दोहरी खुशी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के लिए दीपावली पर एडवांस सैलरी का ऐलान करने के साथ ही उनके लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। एमपी के कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ते की सौगात देते हुए 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है और इसे लागू 1 जनवरी 2024 से ही कर दिया गया। यानी अब सरकारी कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर भी मिलेगा। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है, लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बधाई। तो 1 जनवरी 2024 से ही इसे लागू माना जाएगा, यानी 9 महीने का एक जो बड़ा सा एरियर अमाउंट है वो भी कर्मचारियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का जिक्र भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और 4% महंगाई भत्ते के साथ अब ये 50% पर पहुंच जाएगा। 1 जनवरी 2024 से ही, यानी साल की शुरुआत से इसे लागू भी माना जाएगा। और जो एडवांस है वो सैलरी एडवांस वैसे ही त्योहार के चलते दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मांग है कि 3% और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, यानी 4 और 3 7% ये मांग रहे हैं। सीएम ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। जुलाई 2024 से 3% भी लागू किया जाए। कुल 7% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा निवेदन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा जुलाई 2024 से जो 3% बकाया है उसको भी प्रदान करें ताकि प्रदेश का कर्मचारी केंद्रीय दर व केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त कर सके। और दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा देने पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए, वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता लागू करने की मांग की गई थी, इसे नहीं माना गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो दोनों जगह पर समान महंगाई भत्ता होना चाहिए। उनकी माने तो कर्मचारियों को 50 नहीं 53% भत्ता दिया जाना चाहिए। एक मुश्त एरियर्स की जो राशि देने की तारीख है वो भी बताई जानी चाहिए। पेंशनर्स की मांग थी उसको केंद्र के समान लागू नहीं किया है। केंद्र महंगाई भत्ता दे रहा है 7% की दर से, राज्य दे रहा है 4% की दर से बढ़ाया, मतलब केवल 50% किया, जबकि केंद्र 53% दे रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से फिर से वही मांग है कि केंद्र, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, आप ही लोग छाती पीट पीट के बोलते हैं, तो डबल इंजन है तो जैसा पावर ऊपर के इंजन में होगा वैसे ही पावर नीचे के इंजन में होना चाहिए। तो वहां जब 53% मिल रहा है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को भी यहाँ पर 53% और कर्मचारियों को मिलना चाहिए। मेरी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी। मोहन यादव जी ने जिस प्रकार का निर्णय लेकर सहृदय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया और डीए में जो बढ़ोतरी की है, ये मध्य प्रदेश में दीपावली के उत्सव में उमंग और उत्साह भर देगा, क्योंकि दीपावली का उत्सव है। इस उत्सव में उमंग होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। लेकिन आज भी देखिए, जिस दुर्बुद्धि के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो आज भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और सीधा भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दीपावली का तोहफा और तोहफे के साथ सियासत फ्री। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि सरकार का कोई निर्णय हो और उस पर सियासत ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और जिस तरीके से लेकिन लंबे समय से कर्मचारी जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे केंद्र के समान उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन 7% नहीं लेकिन 4% बढ़ाने का ऐलान मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर दिया। और यही कारण है कि अब कांग्रेस उसको लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के जो उपनेता प्रतिपक्ष है वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो केंद्र के समान की मांग जो है वो कर्मचारी कर रहे थे, डबल इंजन सरकार होने की बात जो है जब सरकार करती है तो समान वेतन भत्ते या जो अन्य जो भत्ते वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जो कर्मचारी उन्होंने एक आंदोलन किया था और आंदोलन के जरिए उन्होंने मांग की थी कि केंद्र की तरह 53% महंगाई भत्ता उनको मिलना चाहिए, डीए उनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग है उसमें खुशी तो है, लेकिन थोड़ी सी मायूसी इस बात को लेकर भी है कि जो उनकी मांग थी उसको पूर्णता नहीं माना गया है। हालांकि इस 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा और जो 9 महीने का एरियर है वो सरकार आगे के समय में इनको देने का काम करेगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस विपक्षी दल है और ऐसे में लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है। ठीक। हालांकि कोई ऐसा पैमाना भी काश बन जाए कि जो कर्मचारी है वो 3% काम कर रहे हैं कि नहीं, 4% कर पाए हैं कि नहीं, इसकी भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। धन्यवाद शैलेंद्र इस अपडेट के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जबलपुर की बात। जबलपुर के गोसलपुर में स्कूल टीचर के साथ एक पड़ोसी ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और इसके बाद दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान इसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें, गांव के ही एक शख्स ने इसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी पहले भी कई बार युवती से छेड़खानी कर चुका था। अब चाकू की नोक पर इसने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मौत से पहले पूरी घटना की जानकारी दी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ओंकार को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के गोसलपुर का यह पूरा मामला है। एक स्कूल टीचर के साथ पड़ोसी ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और इसके बाद जो पीड़िता है उसने जहर खाकर जान ले ली। वासु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वासु, पूरा घटनाक्रम, एक और रेप की वारदात।
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके के जो दुर्भाग्यपूर्ण मामले हैं और महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर से गंभीर अपराध हो सकते हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भोपाल में एक के बाद एक दुष्कर्म के मामले सामने आए और अब जबलपुर जो महाकौशल का सबसे बड़ा केंद्र है वहां पर भी एक स्कूल टीचर के साथ जो रेप की घटना है वो सामने आई है और इस तरीके के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको ना रोक पाने के चलते जहां एक और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वहीं कानून व्यवस्था पर भी जो सवाल है वो खड़े होने लगे हैं। अब नया मामला जबलपुर से सामने आया है जहां पर एक स्कूल टीचर के साथ रेप हुआ। एक निजी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जो टीचर है वो करती थी और वहीं पर एक आरोपी के द्वारा जो है इस पूरी रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस पूरे मामले में अपडेट मिल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। लगातार कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त सजा दिलाने का जो काम है वो किया जाएगा, लेकिन जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं आम लोगों में जो भय का माहौल है वो भी अब और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। लगातार विमेन सेफ्टी की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, लेकिन उसके उलट लगातार आए दिनों चाहे महानगर हो मध्य प्रदेश के या फिर अन्य छोटे कस्बे या जिले हों वहां से इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं। लिहाजा देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इन तमाम मामलों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इनकी रोकथाम को लेकर क्या कुछ जो कार्यक्रम है वो सरकार की ओर से चलाए जाते हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। जी सही कहा आपने, दो शब्दों का इस्तेमाल किया वासु ने, दिशा और निर्देश। दिशा कहीं भटक गई है और निर्देश मानो निष्प्रभावी हो चले हैं। धन्यवाद वासु इस अपडेट के लिए। वासु हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और इधर टीवी एक्ट्रेस और आम आदमी पार्टी की नेता चाहत पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चाहत पांडे के मां की संपत्ति कुर्क होगी। चाहत पांडे की मां भावना पांडे के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का वारंट जारी किया है। मामला लोन से जुड़ा है। गाड़ी के लिए उन्होंने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, किश्त नहीं दी। फाइनेंस कंपनी के वकील ने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने भावना पांडे को 13,20,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया। अब आदेश का पालन न होने के बाद कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इन्होंने एक कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करवाया था जिसकी इन्होंने समय पर किस्तें जमा नहीं करी, जिसके चलते कंपनी ने इनके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की और वहाँ अवार्ड पारित किया गया। 4,60,000 के आसपास का एक अवार्ड पारित किया गया है, जिसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन यहाँ दमोह जिला न्यायालय में चल रही है। पैसे नहीं देना चाह रही हैं कंपनी के, जिसके चलते फिर हमने न्यायालय में आवेदन किया कि हमें पुलिस बल की सहायता दी जाए कुर्की करने के लिए, और न्यायालय ने इस चीज़ को मानते हुए और आने वाली पेशी पे एक उपनिरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक, एक महिला कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल के साथ में अब कुर्की करने के लिए जाएंगे। और सीधा दमोह लिए चलेंगे, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? चूंकि लीगल मामला है और अब तो कुर्की की नौबत आ गई है, अब बड़े लोगों को तो कम से कम लोन दे ही देना चाहिए। आशीष जिनेन्द्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला टीवी स्टार चाहत पांडे से जुड़ा हुआ है, उनकी मां से जुड़ा हुआ है। उनकी मां के द्वारा एक व्हीकल फाइनेंस कराया गया था एक निजी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से, तो उसका जो किस्तें थी वो उन्होंने जमा नहीं की। और जमा नहीं किए जाने के बाद कंपनी के द्वारा बार बार कहा गया तो कई बार उनको मनाही की गई। और अब जब कंपनी के माध्यम से कोर्ट में यह मामला पहुंचा है तो कोर्ट ने पहले जो राशि जमा करने की आदेश दिए थे, तो वहीं जब राशि जमा नहीं हुई तो अब उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। तो इसके माध्यम से जो वकील है अनुपम भारती के माध्यम से यह जो पूरा मामला प्रकाश में आया है कि अब उनकी जो टीवी स्टार चाहत पांडे है, जो बीते विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी रही है, उनके खिलाफ ये मामला है, उनकी मां के खिलाफ ये मामला है। और अब संपत्ति को कुर्क करने का मामला कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है और आगामी एक्शन क्या होगा यह देखने लायक होगा। गणेश जी, ठीक, धन्यवाद आशीष। आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मामला अब आगे पहुंचेगा और लीगल ये मैटर हो गया। हाँ, अगर कोई गरीब किसान होता तो किस तरह उससे लोन की वसूली की जाती है वो सभी जानते हैं। एमपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का जल्द चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई है। कई दिग्गज
अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, मंत्री संपतिया उइके, इन सभी के नाम चर्चा में हैं। फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनके बेहतर कार्यकाल को देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि वो रिपीट हो सकते हैं। अगर वीडी शर्मा का देखा जाए तो दोनों ही मामले, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव, अगर संगठन के लिहाज से देखा जाए तो 90% से ज्यादा उनका सक्सेस रेट रहा है। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में ताज पहनकर दर्शन करने पर विवाद हो गया है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ताज पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और इसे लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं। अवंतिका मतलब उज्जैनी, मतलब उज्जैन। तो अवंतिका के वो राजा माने जाते हैं। उनके सामने किसी भी व्यक्ति के सिर पर पगड़ी, टोपी, ताज वो पहनकर नहीं जाने की अनुमति होती है। इससे मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन होता है। जिनकी ही बालिका है वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए, और भगवान महाकाल उसे और यशस्वी भी करे। लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो वहां जाकर वो ताज हाथों में ले जाके भगवान महाकाल की यदि शरण में रख के और उनसे प्रार्थना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता, सम्मान भी बढ़ता, और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदैव बना भी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना थी। लेकिन मर्यादा के अनुकूल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। दमोह पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 2 लापता छात्राएं बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने इन दोनों को रेलवे स्टेशन से बरामद किया। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में जांच चल रही है कि दरअसल ये छात्राएं क्यों गायब हो गई थीं। वहीं एक छात्रा की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि 2 लड़के छात्राओं को कुछ खिलाकर और शरीर में धागा बांधकर अपने साथ ले गए थे। यह मामला किडनैपिंग या मानव तस्करी से जुड़ा हो सकता है। पुलिस तमाम एंगल से इसकी जांच कर रही है। खरगोन में एक किसान ने अपने खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल को आग के हवाले कर दिया। दरअसल अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा भारी बारिश के चलते सोयाबीन की फसल खराब हो गई। फसल का लागत मूल्य तक नहीं निकलने के चलते किसान परेशान है। इसके चलते करीब 5 बीघा खेत में जो सोयाबीन की फसल लगी हुई थी, किसान ने उसे जला दिया। फसल इस कारण जलाई जा रही है कि मौसम की मार की वजह से अतिवृष्टि के कारण इसमें अफलन की स्थिति पैदा हो गई थी। पौधा तो बहुत अच्छा बना था, पौधे को अच्छे देख के मैंने कटवा भी लिए, पर निकालने की नौबत आई तो सोचा कि ये तो थ्रेसर वाले को भी ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, इसलिए मजबूरन मुझे इसे जलाना पड़ा है। क्यों, इसमें माल कम लगा हुआ इसलिए? हाँ, अफलन की स्थिति हो गई अतिवृष्टि के कारण, इसलिए मेरा 5 बीघे का सोयाबीन मुझे जलाना पड़ा। हरदा में 30,000 बोरी डीएपी खाद आने के बाद नगद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं प्रशासन ने खाद वितरण करने के लिए व्यवस्था बनाई है। डीएपी गोदाम, डीएमओ गोदाम, एमपी एग्रो गोदाम के अलावा गांव में सहकारी समितियों में भी किसानों को खाद मिल रही है। किसानों का कहना है कि धूप में खड़े होकर वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन 10 बोरी डीएपी खाद दे रहा है। दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि सभी किसानों को डीएपी मिल सके, इसीलिए अभी 10-10 बोरी के लिहाज से दिया जा रहा है। हरदा की ये तस्वीरें हैं। 30,000 बोरी खाद यहां पर आया है और अब चूंकि अव्यवस्था ना हो, इस वजह से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। लंबी लंबी कतारें लेकिन अभी भी देखने को मिल रही हैं।
अरे भैया यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है, किसान बहुत परेशान है, खाद नहीं मिल रहा समय के ऊपर, किसान को खाद मिलना चाहिए, यही है। इतनी लंबी लाइन लग रही, कोई व्यवस्था नहीं है, सारे लोग किसान घाम में खड़े हैं। भोपाल में दीपावली को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है, लगातार छापे की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल आईएसबीटी बस स्टैंड पर प्रशासन ने 16 क्विंटल मावा पकड़ा है, जांच के लिए लैब में से भेजा गया है। बस चेकिंग के दौरान एक बस से 16 क्विंटल मावा पकड़ाया। ये मावा ग्वालियर से भोपाल बस के जरिए लाया गया। आपको बता दें, राजधानी में बाहर से आने वाले मावे और दूध पर प्रशासन की पैनी नजर है। त्योहार के सीजन में लोगों को अमानक खाद्य पदार्थ खासकर मावा और दूध न परोसा जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों भी लगातार मावा हो, पनीर हो, उस पर जो है उसको पकड़ा गया और उसके फिर सैंपल भी लिया गया। और उसी तरह ग्वालियर से आने वाली एक बस में लगभग 16 कुंटल मावा जो है यहाँ पर अभी जब्त किया गया है। उसको फिलहाल इसको सैंपल किया जाएगा और सैंपल के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर ये खाने योग्य है या अमानक है। खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की सूचना मिली थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आप लोग त्योहारी सीजन में कार्रवाई कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ तो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जो मावा नॉर्दर्न एरिया से आता है, मुरैना भिंड की तरफ से ग्वालियर के थ्रू जो मावा आता है, उसको हमें इंटरसेप्ट करना ही था, क्योंकि शिकायतें आती हैं कि वो थोड़ा सा एडल्ट्रेशन वहाँ पर उसमें होता है। तो ये भी हमें खबर थी कि बस से भी आते हैं, जो सुबह सुबह जो बस आती है। तो हम 6 बजे से आज यहीं पर थे और हमने कुछ बसेस को चेक किया। ये जो बस है ये असल में पहले से खड़ी हुई थी, लेकिन इसको खोलने वाले उस समय नहीं थे। लेकिन फिर वो 8 बजे जब हमें व्यवस्था बनी, हमने इसको खुलवा के देखा तो इसमें 40 डलिया मावा है। और 40 डलिया का मतलब करीब 16 क्विंटल होता है, क्योंकि एक में ये 40 किलो के आसपास इसमें वजन एक डलिया। बुरहानपुर के उसारनी गांव में एक नशेड़ी पिता की 3 वर्षीय मासूम बेटे की हत्या कर दी। माफ कीजिएगा, नशेड़ी पिता ने अपने 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी। इसके बाद ही मौके से फरार हो गया। बेटे के गले पर धारदार कुल्हाड़ी से वार करके इसने मर्डर किया। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस नशेड़ी पिता की तलाश की जा रही है। मुकेश पिता शुक्लान मंडोई द्वारा अपने ही पुत्र को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। जहां पर पहुंचते देखते बच्चा जो कि 3 साल का है वो मृत पाया गया, जिसे गले के यहां पर पिता द्वारा कुल्हाड़ी मार दी गई थी, जिस पर कि थाना। और अब टॉप 20